गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग हम कुछ टॉपिक अच्छे से कर चुके हैं और कुछ हमारे रहते हैं। सारे का सारा आज हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, डैट इज़ लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। ओके, चलो देखो, हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि अमेंडमेंट हो चुका है 2019 में, ये हमने कल वाली वीडियो में अच्छे से कर लिया था। अगर आपने नहीं किया तो आप कल वाली वीडियो देखकर और अच्छे से आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमने किया था द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982। ये वाला भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया था कंप्लीट। बट जितना मुझे याद आ रहा है कि जहाँ से मैंने लिखा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 था, लेकिन 1872 होता है इसका एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एक बार आप क्लैरिफाई कर लेना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 भी है क्या कोई, नहीं तो अगले वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मैंने सुना था जो बिजनेस लॉ में था, ठीक है। उसके बाद हमने किया था द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। उसके बाद हमने किया था द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, ये भी हम कर चुके थे। आज हमारी बारी आती है द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। इसमें क्या बोलता है बताओ मुझे। इस एक्ट में एक प्रोविजन बनाया गया है किसके रिगार्डिंग, जो चेक करता है आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के क्वालिटी को, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू। इस तरीके से जो प्रोडक्ट है उनको मार्क कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ताकि उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान हो जाए। इस एक्ट में देयर इज अ डिफरेंट मार्क टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए भी अलग मार्क दिया गया है। दिस मार्क इज नोन एज एग मार्क। आपने देखा भी होगा एग मार्क की एग्रीकल्चर मार्केटिंग कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे अगर उस पर एग मार्क है तो डेट मीन्स कि वो सही है, क्वालिटी उसकी बिल्कुल सही है। समझ में आया। तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ग्रेडिंग मार्केटिंग एक्ट 1937 है वो आपको क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर एग मार्क लगा हुआ है देन हम समझ सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बात समझ में आई? ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है आपका द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये इनके ईयर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस एक्ट में क्या होगा, इसमें आप जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो फूड आर्टिकल्स हैं उनमें बहुत सारे अडल्ट्रेशन, मिलावटखोरी ऐसा वैसा चलता रहता है, ठीक है। उनको पहचानने में आपकी मदद करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा जो भी कंज्यूमर है। मीनिंग अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट अगेंस्ट अडल्ट्रेशन ऑफ फूड आर्टिकल। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट चलो फटाफट देखो। नेक्स्ट क्या है आपका द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। इससे पहला एक्ट क्या था 1954, किसका था? द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अब क्या आ गया द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्ड एक्ट 1976। ये क्या कहता है? जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स, इसका मतलब जो आपके वेट वाला प्रॉब्लम थी ना कि मैगी के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है 100 ग्राम्स और जब हम उसको देखते हैं तो उसमें मिलता है 80 ग्राम्स। तो जो वो प्रॉब्लम थी ना कि 20 ग्राम्स उन्होंने बैंड बजा दिया आपका सारे पैकेट्स में। यूँ देखो ऑल इंडिया में कितनी मैगी बिकती होंगी, तो वो सारा का सारा जो देखने का काम है उनका काम है द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। मीनिंग अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट अगेंस्ट लेस वेटिंग एंड मेजरिंग। बात समझ में आई बिल्कुल अच्छे से? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ओके, देखो कितना, देखो मैंने तो ना इससे ऐसे याद किया कि मेरे भाई का बर्थडे मीनिंग बर्थ जो ईयर है वो 1999 है और वो
मार्क के, जैसे एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, ऐसे ब्रांडेड शूज़ डालता है। तो मैंने तो ऐसे करके याद कर लिया था, द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। आप अपनी मर्जी से कुछ भी, किसी भी एक्ट को किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हो, इसमें कोई बंदिश नहीं होती, ना ही हमारा कोई चेक करता है वहाँ पर जब आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं कि आपने इसको लर्न कैसे किया, राइट। तो आप कोई भी निमोनिक, आप किसी भी तरीके से, आप फैमिली के नाम से, आप उनकी क्वालिटी वाइज आप किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हो। मेन मोटिव आपका लर्न का होना चाहिए कि जो भी एक्ट या जो भी चीज़ है, जो भी आपको लर्न करने हैं, आप उसको किस तरीके से कर रहे हो, राइट। तो हम बात कर रहे हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की। देखो ट्रेडमार्क के बारे में आपको पता भी होगा, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है। देखो ट्रेडमार्क उसको बोलते हैं जब एक मार्क जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में, ठीक है, तब वो बन जाता है ट्रेडमार्क। इससे क्या होगा, कोई दूसरी कंपनी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसका मतलब पहचान होगी, उस प्रोडक्ट की अलग से पहचान होगी। और आपको पता है अगर प्रोडक्ट की पहचान हो जाती है तो क्वालिटी नहीं, क्वालिटी कह रही हूँ, अपने आप डिमांड एनहांस हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेडमार्क का फ़ायदा ये होगा कि आप पहचान लोगे, ठीक है। आप प्रोडक्ट, अगर बेच रही हूँ और मैंने अपना ट्रेडमार्क बना रखा है और अगर मेरी धड़ाधड़ सेल हो रही है तो मेरा प्रोडक्ट अलग से पहचान में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो उनको भी फ़ायदा होगा और साथ के साथ अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाली, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो घर से लेने चले थे, आप उस मार्क को देखोगे और आप इजीली सेलेक्ट करके ले आओगे। इससे पहले भी एक एक्ट था, ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1958, उसको रिप्लेस करके ये एक्ट आया था। ये भी बात याद रख लेना कि 1999 जो एक्ट आया था ट्रेडमार्क एक्ट, उससे पहले भी एक एक्ट था 1958, ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट, तो उसको रिप्लेस करके ये आया था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। पहले ना मैं थोड़ी सी इसकी बेसिक्स बात बता देती हूँ। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वैसे लाया क्यों गया, क्योंकि जो था मार्केट में लोग क्या बनाने लगे थे, कार्टेल बनाने लगे थे, ठीक है। और अगर कार्टेल हम बना लेते हैं तो हमारा जो कॉम्पिटिशन है उसकी भावना नहीं रहती, और अगर वो नहीं रहती तो हम जितना मर्जी चाहें कंज्यूमर को लूट सकते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं 10 रुपये की वो चीज़ बेच रही हूँ, अगर मैं कार्टेल बना लेती हूँ तो मैं उसको 50 रुपये की भी बेच सकती हूँ, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट मैं बेचूंगी तो मैं भी 50 का बेचूंगी, दूसरी वाली शॉप बेचेगी वो भी 50 का, तीसरे वाली वो भी 50। तो कंज्यूमर बेचारा लेगा तो किससे लेगा, 50 रुपये में उसको सारी जगह से मिलेगा। तो इन ऐसी चीज़ों के को रोकने के लिए कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया था 2002। उसमें ये कहा गया था कि आप कार्टेल वगैरह आप ये चीज़ें नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने ये बना ली तो आप कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करोगे ही करोगे, राइट। आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दोगे और हाई प्राइस पर दोगे। बट अगर आपके अंदर कंपटीशन की भावना होगी तो आप अंदर से, मीनिंग आप एक के बाद दूसरा प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त बनाओगे, इतना अच्छा बनाओगे कि उसको लगेगा कि अगर मेरी क्वालिटी में कुछ कमी रह गई और दूसरे वाला क्वालिटी अच्छा ले गया तो उसका बिकेगा। समझ रहे हो मेरी बात। कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन एक्ट का मेन मोटिव सारे के सारे प्रोड्यूसर के बीच में कंपटीशन लाना था, ताकि उसका फ़ायदा क्या हो सके, उसका फ़ायदा सीधा सीधा कंज्यूमर के पास जाए कि कंज्यूमर को कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले। मेरी बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। चलो अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है कि दिस एक्ट हैज़ रिप्लेस द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक तो बात ये बिल्कुल सही है कि ये 1969 MRTP एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया था, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ रखा है कि जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है ना, वो किसको रिप्लेस करके आया। तो आप आराम से समझना कि वो 1969 MRTP एक्ट को रिप्लेस करके आया था। This act provides protection to the consumer against the activities hindering competition by a businessman in the market। बिल्कुल आसान है, आपको मतलब एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है ये कि अगर वो कंपटीशन नहीं लेके आए जो प्रोड्यूसर हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो जाएगी। जो मैंने बताई बात वो आप अच्छे से ध्यान में रखना, वही बात है, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक है आपका और वो ये है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो।
देखो ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 है ना, ये सबसे पहले ये डिसाइड करेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो प्रोडक्ट जो कंपनी उस स्टैंडर्ड को अलॉट, मतलब उस स्टैंडर्ड को की में जो मेंशन है उन सबको फुलफिल कर लेती हैं, उनको एक मार्क अलॉट कर दिया जाएगा जिसका नाम होगा ISI मार्क, ओके। और वो मार्क किस स्कीम के अंडर मिलेगा? BIS स्कीम के अंडर मिलेगा। मैंने क्या बोला कि जो प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड को फुलफिल कर देगा उस कंपनी को BIS स्कीम के अंडर एक ISI मार्क अलॉट कर दिया जाएगा। दिस शोज दैट द प्रोडक्ट हैपन्स टू बी ऑफ हाई क्वालिटी। ये शो करेगा कि ये जो ICI मार्क जिस प्रोडक्ट पर लगा हुआ है ना, इसका मतलब उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल हाई है। समझ में आई मेरी बात? सेकेंड पॉइंट कह रखा है, इट हियर्स द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट ISI मार्क प्रोडक्ट्स, अ सेपरेट ग्रीवेंस सेल हैज़ बीन प्रोवाइड फॉर दिस पर्पज। ये कह रहा है कि अगर किसी भी कंज्यूमर को ISI मार्क के अगेंस्ट पे उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनकी बात सुनी जाएगी। उनके लिए एक ग्रीवेंस सेल, मीनिंग एक प्रॉब्लम सुनने वाला सेल भी प्रोवाइड किया जाएगा, एक होगा, और वहाँ पर जाकर कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। बात समझ में आई? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। एक कल वाली वीडियो अच्छे से देखना और एक आज वाली, और इन एक्ट्स को अच्छे से लर्न कर लेना। हाँ, एक बार आप भी सर्च करना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 भी होता है क्या कुछ, क्योंकि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा, ठीक है। ओके, वेल डन, बाय बाय, टेक केयर।